नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बोल बिंदास की इस खास पेशकश में एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं जिसके बारे में लोगों के मन में तमाम भ्रांतियां, तमाम जिज्ञासाएं हैं। कोरोना काल में हम जी रहे हैं, दूसरी लहर आ चुकी है जिसका प्रकोप हम सब लोगों ने झेला है। कहीं ना कहीं हम लोगों ने, पत्रकारों ने, सब लोगों ने इस चीज को झेला है और माफी चाहूँ। और इस पूरे प्रकरण में अब एक नई बात आ रही है कोरोना की तीसरी लहर की। इस लहर का कैसे सामना किया जाएगा, ये लहर कितनी वास्तविक है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार है या नहीं है, ऐसी तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए। और एक बड़ी बात कही जा रही है बच्चों पर। और हम क्योंकि इसमें हमने कुछ पत्रकार मित्रों को भी जोड़ा है। इसका कारण सबसे बड़ा है कि फ्रंट लाइन वॉरियर में पत्रकार भी होते हैं और दूसरी लहर में हमने अपने बहुत सारे पत्रकार साथियों को खोया है। और हम नहीं चाहते कि इस तरह जो गतिविधियां चल रही हैं उसमें आगे आने वाले समय में इस तरीके की और जो हादसे हैं उनको कम किया जा सके, उन चीजों को रोका जा सके। इन्हीं सब बातों को लेकर हमने आज इस कार्यक्रम की रचना की है। हमारे साथ जो प्रमुख लोग इसमें जुड़े हैं, मैं एक एक करके आप सबसे उनका परिचय कराता हूं। सबसे पहले संजय देव जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी मीडिया एडवाइजर है आयुष मंत्रालय में। आपका स्वागत है संजय जी। जी नमस्कार जी। हमारे साथ महेश व्यास जी जुड़े हैं। महेश व्यास जी जो है डीन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के हैं, AIIS के डीन हैं। और महेश जी आपका भी स्वागत है। नमस्कार जी। जी। हमारे साथ डॉक्टर अशोक जैनर जी जुड़े हैं। अशोक जी हमारे साथ लंदन से जुड़े हैं और आप इस समय वहाँ जो सलाहकार है कोविड की जो पूरी टीम और जिस तरीके के कार्य हो रहे हैं NHS UK के, उसमें सलाहकार हैं और कंसल्टेंट जी कंसल्टेंट। सलाहकार और कंसल्टेंट का एक फर्क है, जिससे अशोक जी को दिक्कत हो जाती है, तो कंसल्टेंट कहना ही बेहतर है। हाँ, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर दो। मैं NHS का सलाहकार नहीं हूँ, मैं एज ए कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट अपॉइंटेड हूँ। जी 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 जी, आप कंसल्टेंट हैं। और हमारे साथ डॉक्टर विशाल चड्डा हैं। विशाल चड्डा जी होम्योपैथी के चिकित्सक हैं और वरिष्ठ चिकित्सक हैं और लंबे समय से, मैं इनको बहुत लंबे समय से जानता हूँ। कोरोना दूसरे काल में भी इन्होंने हमें बड़ी सारी ड्रॉप्स पिला के हमारी इम्यूनिटी और सब चीजों को ठीक करके रखा था। डॉक्टर विशाल चड्डा जी आपका भी स्वागत है। तो आज की चर्चा, क्योंकि हम लोगों को आप लोगों के साथ ही शुरू करनी है, और जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि इस कोरोना काल के अंदर जो विषय रहेंगे, हमारे साथ कुछ पत्रकार मित्र अभी जुड़ गए हैं। मैं एक एक करके उनका भी परिचय करा देता हूं जिससे थोड़ा आसानी हो जाएगी। हमारे साथ मनोज वर्मा जी जुड़े हुए हैं। जी, मनोज जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, लोकसभा टीवी के अंदर वरिष्ठ एंकर हैं और जो हमारा जो ये मीडिया संस्थान है जो जिसके अंतर्गत हम इस गतिविधियों को चलाते हैं, आप उसमें भी सक्रिय सहयोग देते हैं। तो हमारे साथ मनोज वर्मा जी हैं। हमारे साथ रंजन कुमार पांडे जी हैं। रंजन कुमार पांडे जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, सहारा में रहे, जी टीवी में रहे और कोरोना काल में ये अपनी तरीके से पत्रकार बिरादरी में बहुत लोगों की मदद करें, ना केवल पत्रकारों की बल्कि जो भी इसमें आना चाहता है, जुड़ना चाहता है या जिसको मदद की आवश्यकता होती है, रंजन जी उसमें हमें सहयोग देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मदन गहरा जी जुड़े हुए हैं। आप राष्ट्रीय सहारा में रहे काफी लंबे समय तक, पत्रकारिता का बड़ा लंबा अनुभव है और अब हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी मदन जी स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि पराशर जी जुड़ गए हैं। रवि जी जी में रहे, सहारा में रहे और अभी कई सारे जो निजी पोर्टल्स हैं और विशेषज्ञ के तौर पर कई सारे चैनलों में जाते रहते हैं। तो आज की चर्चा को हम शुरू करना चाहते हैं, अनुमति हो तो। और सबसे पहला सवाल, क्योंकि डॉक्टर अशोक जैनर जी हमारे साथ हैं जुड़े हुए और वो एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं इस पूरी जो प्रकोप है कोरोना महामारी का। तो अशोक जी, हम आपसे ये समझना चाहते हैं, जिस तीसरी लहर की बात की जा रही है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार है या नहीं है?
और एक बड़ी बात की जा रही है इसका बच्चों पर काफी असर पड़ सकता है, तो इस पे आपकी टिप्पणी, आपकी एक संक्षिप्त वक्तव्य अपेक्षित है। थैंक यू वेरी मच। इसमें हमको ये सोचना होगा कि हम लोग अजम्पशन कर रहे हैं या हमारे पास कोई इसका लॉजिक साइंटिफिक आधार है कि थर्ड वेव आएगी और थर्ड वेव सेकंड वेव से ज़्यादा डेंजरस होगी, बच्चों को अफेक्ट करेगी। तो जहाँ तक साइंटिफिक एविडेंस का, लॉजिक एविडेंस का सवाल है, वो तो है नहीं हमारे पास। अजम्पशंस जब ज़्यादा काम करते हैं, जब कहीं डर फैला हो, फियर फैला हो। अभी सेकंड वेव ने जिस तरीके से हम लोगों को अफेक्ट किया, डिस्ट्रॉय किया, उसको देखते हुए एक डर की लहर फैल गई, और इसमें फैल गई या कुछ लोगों ने फैला दी और उसमें बच्चों को इंक्लूड कर लिया। बच्चों को इंक्लूड करने का एक कारण ये भी हो सकता है कि बच्चे अभी तक वैक्सीनेटेड नहीं हुए, अडल्ट और बूढ़े वैक्सीनेटेड हो गए। लेकिन यहाँ मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं, बच्चों में ये रिसेप्टर्स जिसके थ्रू ये हमारी बॉडी में एंटर करता है, वो रिसेप्टर्स बहुत कम होते हैं बच्चों में। तो बच्चों में इसका एंट्री रेट बहुत कम है, और बच्चों की इम्यूनिटी हमेशा बड़ों से, बूढ़ों से ज़्यादा होती है। बच्चे स्पोर्टी भी होते हैं, तो बच्चों को ये ज़्यादा अफेक्ट करता नहीं है शुरू से, इसीलिए बच्चों की वैक्सीन शुरू में बनाई भी नहीं गई। लेकिन अब बच्चों के वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इरेशनल फियर जिसका कोई आधार ना हो, उसको नहीं हमें फैलाना चाहिए। अभी तक हमारे पास ऐसे साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि थर्ड वेव बच्चों को ज़्यादा प्रभावित करेगी, बड़ों को नहीं करेगी, या हम केवल बच्चों पे ध्यान दें। ऐसा अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, केवल ये एक तरह का अजम्पशन चल रहा है और एक तरह का डर फैलता चला जा रहा है। जी, मैं एक चीज कहना चाहता था, अगर अतुल जी की अनुमति हो। जी बिल्कुल। मैं ये देख रहा था कि जो अखबारों में जो खबरें आई हैं, जो हम लोगों के पास सूचना है, उसमें कि 1 मार्च से लेके और अप्रैल 4 तक, मतलब 1 महीने का जो समय था, तो उसमें हमारे देश में कम से कम 4-5 ऐसे राज्य थे जिनमें हजारों की संख्या में बच्चे संक्रमित हुए थे। जिसमें महाराष्ट्र में 60,000 से ज़्यादा बच्चे संक्रमित हुए, छत्तीसगढ़ में लगभग 5-6 हज़ार के लगभग संक्रमित हुए, कर्नाटक में हुए 7,000 के आसपास, और उत्तर प्रदेश में भी लगभग 3,000 से ज़्यादा। तो एकदम ये तो नहीं कह सकते कि ऐसा कुछ है ही नहीं। और हम अपने आसपास भी देखें तो संक्रमण बच्चों में भी आ रहा है इस दूसरे दौर में। तो इतना तो यहाँ पर है, लेकिन एकदम एविडेंस बेस्ड साइंटिफिक स्टडीज अभी कितनी हुई हैं, वो बात हो सकता है तो उस पर जो अपने विशेषज्ञ हैं वो ज्यादा उस पर बात कर सकेंगे, लेकिन ये आंकड़े कुछ तो हैं ही अपने पास। जी जी अशोक जी, आप कुछ कहेंगे? जी जी हाँ, ये संजय जी जो कह रहे हैं वो सेकंड वेव में भी बच्चों को अफेक्ट किया है। लेकिन अगर किसी शहर में 1 लाख पॉपुलेशन है और वहाँ पे बूढ़े अडल्ट बच्चे लगाए, तो बच्चे सबसे कम अफेक्ट होते हैं परसेंटेज में, क्योंकि जो रिसेप्टर्स जिसके थ्रू ये हमारे फेफड़ों में अंदर जाता है, इंटेस्टाइन में अंदर जाता है, हार्ट में अंदर जाता है, उनकी डेंसिटी बच्चों में बहुत कम होती है। तो परसेंटेज अगर देखें तो बच्चे कम अफेक्ट होते हैं, लेकिन बच्चे दूसरों को ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं, दूसरों को ज़्यादा कम्युनिकेट कर सकते हैं। जब पहली वेव आई थी तो उसमें इंग्लैंड में यह हुआ था कि जो बच्चे स्कूल से इन्फेक्शन ले आए वो तो एसिम्प्टोमेटिक थे, उनको पता ही नहीं था, वो 1 दिन में 2 दिन में ठीक हो गए। लेकिन जब वो घर गए, अगर घर में कोई बूढ़ा था तो बूढ़ा इन्फेक्ट हो गया और बूढ़े को फैटल कॉम्प्लिकेशन झेलने पड़े, बूढ़े की मौत भी हो सकती है ऐसे में। तो पहली वेव में भी ऐसा हुआ था कि बच्चे ट्रांसमिट ज़्यादा कर रहे थे, सिम्टम्स कम दिखाए जा रहे थे। सेकेंड वेव में इन्फेक्ट हुए, कुछ बच्चों में सिम्टम्स आए, लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग और डेंजरस सिम्टम्स नहीं थे। और कुछ लोगों में डायरिया, बच्चों में डायरिया हुआ, कुछ में उल्टी हुई। फेफड़ों में इतना ज़्यादा डैमेज बच्चों में हमें देखने को नहीं मिला सेकेंड वेव में। हमने बहुत सारे बच्चे देखे तो ज़्यादातर उनमें इंटेस्टाइनल सिम्टम्स आ रहे थे, खांसी भी आ रही थी। तो मेरा एविडेंस बेस अभी तक का असेसमेंट यही है कि बच्चों को हम ये नहीं सोच सकते कि थर्ड वेव केवल बच्चों के लिए ऐसा
मतलब स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि स्पेसिफिकली ये कहें कि बच्चों के लिए है। अब मैं चर्चा में थोड़ा महेश जी को जोड़ना चाहूंगा, महेश व्यास जी को, जो डीन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के हैं। महेश जी, एक जो सवाल बन रहा है वो ये बन रहा है कि जो जिस तरीके की अभी, क्योंकि अगर हम देखें तो जिस तरीके की चिकित्सा चल रही है, तो उसमें आयुर्वेद को लेकर किस तरीके की बातें हैं, और क्या हम इसको मान चल सकते हैं कि आगे ये चिकित्सा में काम आएगी या प्रिवेंटिव्स में काम आ सकती है? जी बिल्कुल, मेरा कहना है कि जो कोविड की कंडीशन है इसमें आयुर्वेद चिकित्सा का भी प्रयोग किया गया। देश के कई संस्थान, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 3 आयुर्वेद के मुख्य संस्थान हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, चौधरी ब्रह्मप्रकाश रक्षान और जो करोल बाग में दिव्या कॉलेज, जो तीनों में ही कोविड ट्रीटमेंट CHC सेंटर रहे, वो कोविड चिकित्सा केंद्र रहे, और वहां पर आयुर्वेद चिकित्सा के द्वारा कोविड ट्रीटमेंट किया है, उनके बड़े अच्छे आशाजनक सकारात्मक परिणाम मिले। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को भी, आयुर्वेद की जो औषधि है और आयुर्वेद का जो प्रोटोकॉल मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने तीनों ही समय पर, पहले इम्यूनिटी किया था, फिर उसके बाद में कोविड ट्रीटमेंट के लिए किया और फिर पोस्ट कोविड के लिए किया, इन तीनों ही को अगर हम सभी जगह पूरे भारतवर्ष में, यहाँ तक कि आयुष मंत्रालय के द्वारा हर एक प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनको पत्र भी लिखा गया कि वो आयुर्वेद के इस प्रोटोकॉल को मुख्य रूप से कोरोना की चिकित्सा के लिए इसका प्रयोग किया जाए, तो निश्चित रूप से कोरोना के ट्रीटमेंट करने में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की विशेष जिम्मेदारी इसमें दिखाई देगी। और इसके अंतर्गत भी हम कहें कि इस प्रोटोकॉल में पहले जो किया गया था कि एक इम्यूनिटी के लिए, वो और ज्यादा, बाकी चिकित्सा पद्धतियों में तो अपन अगर कोई पॉजिटिव है तो उसकी चिकित्सा ना है, लेकिन आयुर्वेद की विशेषता है कि जो अभी कोविड आया ही नहीं है, अगर थर्ड वेव या कोविड से पॉजिटिव नहीं, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता हम इतनी बढ़ा दें कि वो अगर पॉजिटिव भी हो जाएं तो उनमें इतने ज्यादा सीरियस सिम्टम्स नहीं हो, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़े, उनको हॉस्पिटल में एडमिट करने की आवश्यकता नहीं हो, घर पे रहकर ही वो अच्छे हो सकते हैं। इस प्रकार से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की भी अपनी एक भूमिका है। जी, जिस तीसरी लहर की हम बात कर रहे हैं, जो हालांकि ये तो संभावना में ही है, अभी डॉक्टर अशोक जी ने भी कहा हालांकि कि इसका कोई साइंटिफिक अभी इस तरीके का विश्लेषण नहीं है और बच्चों वाला भी नहीं है, इसमें कितना कारगर रह सकता है, सावधानी रह सकती है इसमें? जी बिल्कुल, जैसे कि अभी डॉक्टर अशोक जी ने कहा था, साइंटिफिक हमारे पास में वो नहीं कि थर्ड वेव आएगी ही, ये जो करेगी, हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि थर्ड वेव आए ही नहीं और बच्चों को भी इफेक्ट नहीं करे, लेकिन हम अपनी तैयारी पूरी रखें ताकि अगर बाई चांस अगर थर्ड वेव आती है तो हम पूरे तैयार रहें, थर्ड वेव आने के बाद हमारी तैयारी नहीं हो। और उसके लिए मैं आपको एक ये कहना चाहूंगा कि फर्स्ट वेव में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने दिल्ली के जो 80,000 पुलिस के पर्सन हैं उनको एक आयुष की दी थी, उसमें 4 चीजें थी, च्यवनप्राश, संशमनी वटी, अणु तेल और हरिद्राखंड, और इनको दिया गया था जो फ्रंट लाइन है या रेड जोन जो ड्यूटी दे रहे हैं, और उन सब दिया गया था। उसका परिणाम ये था उनमें कोविड का जो इन्फेक्शन था वो बहुत कम था, इवन यहाँ तक कंपैरिजन अगर दिल्ली में करें तो उनमें डेथ रेट भी कम था। तो इस बार भी मेरा ये कहने का है कि अगर थर्ड वेव नहीं आए तो भी इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, पर संभावना है, तो इस प्रकार से हम और ज्यादा लार्ज स्केल पूरे भारतवर्ष में इस तरह का प्रयोग कर रहे हैं सभी प्रदेश सरकार के माध्यम से, तो हो सकता है कि थर्ड वेव आने पर भी हमको ज्यादा, जो सेकंड वेव में काफी दिक्कत हुई, उतनी ज्यादा परेशानियों का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। मैं एक क्लैरिफाई कर दूं, सॉरी टू इंटरप्ट, मैंने ये नहीं कहा कि थर्ड वेव नहीं आएगी जी, थर्ड वेव, हाँ थर्ड वेव इसमें आएगी, क्योंकि इस तरह का जो पेंडेमिक होता है उसमें 5 वेव तक आती है। थर्ड वेव आएगी, ये नहीं कह सकते कि कितनी जल्दी आएगी और कितनी सीवियर आएगी, उसके साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि ये बच्चों में डेवलप। जी, भारत सरकार के जो वैज्ञानिक सलाहकार हैं उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि थर्ड वेव आएगी, पर ये कब आएगी और इसका जो है वो कितनी ज्यादा वो भयानक रहेगी ये नहीं कह सकते, लेकिन वो निश्चित है। जी, इसको क्या ये कह सकते हैं कि 5 वेव तक आती है, इसलिए हम महसूस कर रहे हैं कि 2 आई है तो तीसरी, चौथी, 5वीं आएगी, कितनी प्रभावशाली होगी, कितनी होगी ये नहीं पता। जी नहीं, हम इसको इसलिए कह सकते हैं कि जब पूरा वर्ल्ड एक
70% से ज़्यादा वैक्सीनेटेड हो जाए तो हम कहते हैं कि पूरे में हर्ड इम्यूनिटी होगी। ये वायरस के शरीर के अंदर ही जिंदा रहता है। तो जब 70% लोग वैक्सीन दे देंगे तो ये शरीर के अंदर रह ही नहीं पाएगा। तो अभी तक तो दुनिया में अभी तक तो मुझे लगता है 10% टोटल पॉपुलेशन भी वैक्सीनेटेड नहीं हो पाई। छोटे छोटे कंट्री है, उन्होंने 50-60% वैक्सीनेटेड कर लिया, लेकिन हमारा देश अभी 3% पे है। ऐसे बहुत सारे देश है जो 7-8-10% पे है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। जी बिल्कुल। विशाल चड्ढा जी को मैं एक बार जोड़ना चाहूंगा। विशाल जी दूसरी लहर में भी बहुत काम कर रहे थे। उनके काफी सारे तजुर्बे हैं होम्योपैथी को लेकर और किस तरीके से दवाइयां, क्योंकि उन्होंने हमें भी इस बात के लिए तैयार किया था। वो 3-4 बूंदे रोज सुबह 3 दिन तक पिलाते थे। तो विशाल जी, ये जो तीसरी लहर की बात हो रही है, संभावना है आएगी, कब आएगी कब नहीं आएगी, और हम इसमें होम्योपैथी की दृष्टि से देखें तो किस तरीके की तैयारी और किस तरीके की चीजें चल रही है? धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। भारत सरकार की एक विज्ञप्ति के अनुसार आर्सेनिक एल्बम 30 ये लगभग। विशाल जी, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है, थोड़ा आवाज कम आ रही है आपकी। क्या आ रही है? जी जी, अभी ठीक आ रही है? बहुत बेहतर। भारत सरकार ने अपने प्रेस विज्ञप्ति के अंदर आर्सेनिक एल्बम 30 को, जो कि उनकी जो भारत सरकार की अपनी कमेटी है आयुष मंत्रालय की, उसके माध्यम से होम्योपैथी के लिए ये दवा बताई थी। लगभग सभी राज्य सरकारों ने इसका अनुपालन भी किया और इसके लाभ ये हुए कि पहली वेव में जब लोग सतर्क थे, डरे हुए थे, तो इसका बड़ा अच्छे से लोगों ने सेवन किया और उसका फायदा ये हुआ कि जो लोगों की प्रतिरोध क्षमता इसने बढ़ाई होगी और बाकी काढ़े ने भी बढ़ाई होगी और जो लोगों ने प्राणायाम शुरू किया उसने बढ़ाई होगी, सबका सम्मिलित रूप से रहा। और इतना प्रचार सरकार का रहा कि अच्छी जीवन शैली को आप लीजिए। तो उस सारे में आर्सेनिक एल्बम का रोल ये रहा कि जिनको हुआ उनको कम लक्षण आए, वो जल्दी स्वस्थ हुए और एक बहुत बड़ी संख्या इसके लेने वालों की ऐसी थी जिनको रोग ने छुआ नहीं। तो इसकी प्रामाणिकता बन रही है और कुछ अभी शोध और चल रहे हैं जो आने वाले समय में आप सबके समक्ष आएंगे कि आर्सेनिक एल्बम ने और बाकी जो इम्यूनिटी बूस्टर होम्योपैथी की थी वो कितना कारगर थी। इम्यूनो बूस्टर वो दवा होती है जो स्वस्थ व्यक्ति को दी जाती है कि वो अपनी प्रतिरोध क्षमता को बढ़ा ले। वो किसी भी हेल्थ स्टेटस का हो, उसको कोई भी कोमॉर्बिडिटी हो, वो उसका सेवन कर सकता है और अपनी प्रतिरोध क्षमता जो उसकी रिएक्टिविटी की पावर है उसको अच्छे से कर सकता है ताकि वो इस सब चीज़ों से बचा रहे। अब होम्योपैथी की जैसे जैसे वेव आई, नई चीज़ थी, नोवल कोरोना वायरस था, हमने इसके साथ देखना शुरू किया कि वायरस ट्रीटमेंट की तरह इसको लिया, तो बहुत अच्छे और एनकरेजिंग रिजल्ट आए जब हमने इसके लक्षणों को होम्योपैथी की जो अपनी दवाइयाँ उनके लक्षणों से मिलाकर इसका सेवन कराया। तो बहुत एनकरेजिंग, लोगों को 2 घंटे से लेकर 1 दिन के अंदर लाभ हुआ। ये टॉल क्लेम नहीं है। एक्यूट केस के अंदर जब होम्योपैथिक दवाई लगती है तो इसी प्रकार के रिजल्ट होते हैं। इस बात को समझना चाहिए। ये क्रॉनिक डिजीज नहीं ट्रीट कर रही होम्योपैथी, जिसके आने में सालों लगे तो जाने में भी सालों लगे। बुखार आया है तो उसे जाना चाहिए 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, जैसे पैरासीटामोल के बाद जाता है। तो उसी तथ्यों के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो जो माइनर सिम्टम्स के साथ जो केसेस थे, उन केसेस के अंदर बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट मिले, उसमें स्टैंड अलोन होम्योपैथी दी गई। ऐसे ही कुछ मॉडरेट केसेस भी थे जिसके अंदर एलोपैथिक भी कुछ चल रही थी, उसमें एडजुवेंट होम्योपैथी भी दी गई। इसके अभी डाटा रिट्रीव हो रहा है और उसका कंपाइलेशन चल रहा है और आपके समक्ष वो आएगा भी। इसके बाद एक सीरियस केसेस के अंदर अगर वो लैंड कर जाता आईसीयू ट्रीटमेंट में और उसके अंदर, तो वहाँ पे क्योंकि एलोपैथिक हॉस्पिटल्स के अंदर अभी ये सेटअप्स पूरे नहीं है कि एडजुवेंट थेरेपी दे जाए और उसका कोई प्रोटोकॉल नहीं बना है, तो वहाँ तक भारत सरकार ने भी नहीं कहा कि अभी उसमें देना है। तो जो माइल्ड केसेस हैं, जो मॉडरेट केसेस हैं, उनके अंदर होम्योपैथी जरूर लेनी चाहिए, चाहे वो आप अकेले लें, चाहे एलोपैथिक के साथ लें, एडजुवेंट लें, चाहे आयुर्वेदिक के साथ लें। तो इसको हम आपके लिए सलाह देते हैं। इसके बाद एक तीसरी श्रेणी होम्योपैथी के लिए आई कि जो कोविड तो चला गया लेकिन खांसी है। कोविड तो पूरा हो गया, 17 दिन के बाद नेगेटिव आ गया,
लेकिन अभी क्या बुखार बना रहता है, 99 रहता है, 99.5 रहता है, ऐसे थकावट रहती है। तो ये बहुत लंबे लक्षणों की श्रेणी है जिसके अंदर होम्योपैथी निरंतर लाभकारी है, तुरंत लाभ करती है। बहुत से केसेस में नहीं भी होता होगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा कि सभी केसेस में करती है, लेकिन इसको जरूर यूज करना चाहिए। अगर भारत जैसे इतने बड़े देश के अंदर हम काम कर रहे हैं तो जितना हमारा मेडिकल रिसोर्स है उस सारे को यूटिलाइज करना चाहिए इस महामारी के समय में, ऐसा मेरा सुझाव। और हम सब लोग मिलकर अच्छा काम कर भी रहे। जी अतुल जी। जी 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 बिल्कुल। और आज की जो चर्चा है उसको मीडिया एसोसिएशन फॉर सोशल वेलफेयर की ओर से आयोजित करने का हमारा कारण भी यही है, क्योंकि हमने देखा और हमने समाचार पत्रों में पढ़ा, खबरों में भी देखा कि हमारे काफी सारे पत्रकार साथी बीमार हुए, कुछ लोग वो उनकी मृत्यु भी हुई। लेकिन हमारे लोगों में काफी इस चीज को देखने में आया। एक ऑफिस में, चैनल के ऑफिस में 20-20, 30-30, 40-40 लोग कोरोना का शिकार हुए। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए भी एक चिंता का विषय था। इसलिए इस विषय पर क्योंकि आप सभी लोग विशेषज्ञ हैं, उनकी राय और उनकी बातचीत जानना और समझना हम लोग चाहते थे। हमारे साथ संजय देव जी जुड़े हुए हैं जो आयुष मंत्रालय में सलाहकार हैं। और संजय जी हमें ये बताएंगे कि किस प्रकार से संजय जी का वीडियो ऑफ है। संजय जी क्या बाहर है? मैं एक बार दोबारा ज्वाइन करता हूँ, कुछ शायद दिक्कत है। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आपकी आवाज आ रही है संजय जी, आप एक बार दोबारा ज्वाइन करें। जी सुखदेव जी भी जुड़ गए होंगे। सुखदेव जी नहीं जुड़े अभी, थोड़ा रूम खाली होगा तब जुड़ेंगे। तो लेकिन चलिए विशाल जी, जिस तरीके से आप बता रहे थे हमें कि इसको जैसे मैंने पत्रकारों का जिक्र किया, तो हम जिस तरीके के फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं तो उसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं हमें? देखिए, मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत विनय से सादर प्रणाम करता हूँ। और इसलिए प्रणाम करता हूँ कि डॉक्टर तो क्योंकि उनकी ट्रेनिंग होती है ऐसे स्थितियों में काम करने की, और वो अपने आप को इसी चीजों में ढाल लेते हैं। लेकिन पत्रकारिता के अनुभव भी विभिन्न होते हैं। ऐसी स्थितियों में घर से निकल के जाना और अपना ध्यान रखते हुए समाज में सूचनाओं को सही रूप में देना, ये एक बड़ा काम है। जिम्मेदारी से देना, ये उससे भी बड़ा काम है। और ऐसी खबरों को ना देना कि जिससे लोगों में घबराहट और बेचैनी हो सकती है, इसका ध्यान रखना, ये हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन के चौथे स्तंभ की बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, जिसको आप बखूबी निभा भी रहे हैं। लेकिन जब पत्रकार बंधु स्वयं इसका सेवन करेंगे तीनों पद्धतियों का, और तीनों पद्धतियों से लाभान्वित होंगे, और धीरे धीरे ये चर्चा उनके मुख से जाएगी क्योंकि वो खुद लाभान्वित होंगे, तो वो एक सेल्फ ओरिएंटेड जो अप्रोच होगी वहां से निकलकर समाज की सेवा करने के लिए जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि आजकल व्हाट्सएप इंडस्ट्री और गूगल के ऊपर एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो झूठा प्रचार करता है और गलत इंफॉर्मेशन को बताता है, जिससे कि जमाखोरी और इस तरह की चीजें बढ़ जाती है। मैंने अपने किसी वक्तव्य में आर्सेनिक एल्बम के अलावा कोई और दवाई का नाम नहीं लिया, लेकिन सिर्फ ये बताया कि उसकी उपयोगिता उन स्थितियों में हो सकती है। मैं कुछ और दवाइयों के नाम दे सकता था, लेकिन क्या होता है, व्हाट्सएप पे एक एस्पिडोस्पर्मा आती है तो पूरा देश उसको खरीदने लग जाता है, लेकिन जिस व्यक्ति को वाकई उसकी जरूरत है उस तक वो नहीं पहुंच पाती। तो मुझे लगता है कि जब पत्रकार बंधु इन सब चीजों को देखेंगे, मनोबल को तोड़ने वाला रोग है, भय देने वाला रोग है, कुछ ऐसे लेखों से, कुछ ऐसी सक्सेस स्टोरीज के साथ निरंतर समाज के अंदर जाएंगे तो लोगों का मनोबल बढ़ेगा। और समाज के माध्यम से जो आप सेवा कर रहे हैं वो तो अद्भुत है, लेकिन सरकारों को जरूर चेतावनी के रूप में आप दें। वो उनको एक आई ओपनर है, वो उनके लिए एक अच्छा बन सकता है। मुझे आपको अभी इतना ही आग्रह करना है। संजय जी जुड़ गए हैं अभी। अतुल जी आप अपने प्रश्न एक बार उनके साथ रखिए। जी बिल्कुल संजय जी, कई बार क्या होता है कि इस विषय में सरकार की भूमिका को लेकर बड़ी सारी चीजें होती है, और जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, कई बार आपको चीजों की जानकारी नहीं होती और उसके आधार पर ही आप तय कर देते हैं कि सरकार कुछ कर रही है नहीं कर रही है। आप मीडिया एडवाइजर भी हैं और
आप आयुष मंत्रालय से जुड़े हैं, तो कुछ चीजों के बारे में आप हमें जानकारी दे सकते हैं कि किस प्रकार के प्रयास आयुष मंत्रालय कर रहा है इस जो संभावित चुनौतियां हैं उनसे निपटने के लिए। देखिए, जहाँ तक संभावित चुनौतियों की बात है तो उसमें क्योंकि ये एक बहुत ही जो है वो अनिश्चयात्मक सा वायरस है जिसका लगातार व्यवहार बदल रहा है, और वो एक अध्ययन का विषय है, तो उस पर काम तो लगातार चल रहा है। और ये जो अभी हम लोगों ने आज जिस चर्चा जो हम लोग कर रहे हैं बच्चों को लेकर, तो उस पर भी काम और विचार उस पर शुरू है, हो चुका है, काम हो रहा है। लेकिन आप ये मतलब उसको स्पेसिफिक उसमें कोई रिजल्ट है ये अभी सामने कहने की स्थिति नहीं है, इसलिए उस पर मैं कोई बात नहीं कह सकता। और इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि आयुष की जो पद्धतियाँ हैं, मतलब उसमें योग, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी और सिद्ध, तो इनमें जो इनकी खासियत है वो एक तो ये कि प्रिवेंटिव ये बहुत बेहतर तरीके से काम करती हैं। ये सब हम पहले से जान रहे थे, और ये लगातार प्रोटोकॉल्स में जो नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स वगैरह उनमें भी आ रहा था। अभी इस बीच में जो है वो ट्रीटमेंट के लिए और मैनेजमेंट के लिए, इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के लिए भी 2 दवाइयाँ, ये आयुष 64 और सिद्धा से जो काबासुरा कोडिनीर है, वो एविडेंस बेस्ड ट्रायल के बाद वो इंट्रोड्यूस की गई और सारे देश में वो उसका वितरण हो रहा है। सहयोग उसमें सेवा भारती का एक बड़े स्तर पर है और उसमें एनजीओज भी कर रहे हैं। तो ये आयुष की ओर से जो उसका अपना जो कंट्रीब्यूशन है जिस तरह का, वो उसमें बढ़ रहा है वो लगातार, और उसका वो एविडेंस बेस्ड आधार पर ही उसमें उसको बढ़ाया जा रहा है। जब एविडेंस इसका आया, क्लिनिकल ट्रायल्स, रोबस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स हुए, तो उसके बाद फिर आयुष 64 और काबासुरा कोडिनीर को जोड़ा गया, और अब उसको देश भर में उसका वितरण कर रहे हैं कि उसकी प्रभाविता है, प्रोग्रेशन को वो रोकती है, वो स्टैंड अलोन भी काम करती है, एडजुवेंट या सहायक के तौर पर भी काम कर रही है। इनके ट्रायल्स करके उसको उसमें जोड़ा गया है। और संभावित जैसे जो आज हम जो अभी कर ही रहे थे चर्चा कि बच्चों को लेकर जो है वो कितना है, तो मैंने एक मतलब वो थोड़ा सा पिंच करने के लिए अशोक जी के सामने वो आंकड़े रखे थे, लेकिन ये बात सही है कि अभी देश में और दुनिया में भी जिन बच्चों में जो आ भी रहा है वो बहुत माइल्ड है, ये बात सही है। और उसमें जो अपने यहाँ की भी स्टडीज़ हैं, जो मतलब उसमें चाहे WHO ने किया हो काम, एम्स ने जो किया हो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर ने, एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स वगैरह, इन सब का एक जो क्यूमुलेटिव विजडम है वो भी यही कह रही है कि अभी ये कम है और बच्चों में माइल्ड है, इसलिए वो कोई बहुत सीवियर इस तरह की चीज़ें अभी नहीं आई हैं, तो ये स्थिति अभी है। क्योंकि जिस तरीके से हम लोग रखना चाह रहे थे, एक तरीके से सभी लोगों के सामने विषय आया है। मैं पारिजात कौल जी को आमंत्रित करूंगा। पारिजात कौल जी राज्यसभा टीवी में वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनके पिताजी भी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट थे और कोविड की अभी इस महामारी से जूझकर बाहर निकले हैं। पारिजात जी, अगर आपको कोई सवाल लगता है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे सारे विशेषज्ञ यहाँ पर हैं हमें जानकारी देने के लिए। मेरा प्रश्न ये था कि जब हम बात कर रहे हैं, चर्चा चल रही है वैकल्पिक इलाज की, मतलब जिसमें हम आयुर्वेद को और सिद्ध को या होम्योपैथी को रख रहे हैं, तो इसमें एक एलोपैथी में से एक अंतर ये है कि एलोपैथी जो सिम्टम्स को ट्रीट करती है, ट्रीट करने का तरीका वो एक हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है, एक व्यवस्था का हिस्सा बन गया है, जीवन का हिस्सा बन गया है, बाजार में उसकी बहुत बड़ी एक हिस्सेदारी है। तो उस स्थिति में हम अपने जीवन में, अपने व्यवहार में इन वैकल्पिक पद्धतियों को लाए कैसे, क्योंकि ये ज्यादा प्रिवेंटिव हैं, ये उस तरह से एलोपैथी की तरह से ट्रीट नहीं करती हैं, या बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज में पहुंच जाती है बीमारी तो उस समय नहीं कर पाती है, तो उसमें हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? वैसे तो मुझे लगता है हमारा विषय वैकल्पिक व्यवस्था का नहीं था, ये प्रिवेंटिव में ही काम कर दे। नहीं, लेकिन ये प्रश्न एकदम वाजिब है, और मुझे लगता है महेश जी अगर इस पर जवाब दें, उसमें मैं भी जोड़ सकता हूँ, लेकिन महेश जी इसका ठीक से जवाब दे सकते हैं। सवाल एकदम वाजिब जी। महेश जी, देखिए ऐसा है कि 2 प्रकार से अपन चिकित्सा करते हैं। एक तो उस व्याधि को होने ही नहीं देना, और दूसरा अगर कोविड के कारण जो
व्यक्ति का ट्रीटमेंट करना। और सभी चिकित्सा पद्धति, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, तीनों के माध्यम से कर सकते हैं, दोनों ही स्टेज में। तो मेरा ये कहने का है कि अभी जैसे अगर माना जाएगा आती भी है, तो हम तो सभी लोगों में इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आयुर्वेद की जो औषधियां हैं, होम्योपैथी जो है या एलोपैथी का भी जो गाइडलाइन उसको फॉलो करें। और जैसा कि अभी शिव जी ने बात कही थी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने स्टेप्स लिए, उसमें एक स्टेप है 64 का, और आयुष 64 औषधि जो है और ये दोनों क्लिनिकल ट्रायल के बाद में एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है कोविड ट्रीटमेंट के लिए। तो मेरा ये कहना है सुखदेव जी अभी यहाँ पर विद्यमान है, उनके माध्यम से सेवा भारती के माध्यम पूरे देश में आयुष हो रहा है। तो मेरा तो हम पहले से तय करके रखें कि महेश जी आवाज आपकी कट रही है, बहुत कट रही है महेश जी की आवाज। मैं तब तक उसमें कुछ जोड़ देता हूँ। महेश जी 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 ना, आवाज कट रही थी, प्लीज बोलिए प्लीज। जी तो मैं ये कह रहा था कि ये जो I64 जी, तो I64 जहाँ पर हम कोविड का टेस्ट करवाएंगे, चाहे RT-PCR टेस्ट कराओ, रैपिड एंटीजन रेट कराओ, तो जहाँ पर टेस्ट कराते वहीं पर ही औषधि उपलब्ध रहे कि जो व्यक्ति पॉजिटिव आया I64 उसको दी गई, उसके साथ में उसको डान इफेक्ट के रूप में या होम्योपैथी का या एलोपैथी का जो भी औषधि है ना, वो एक तो ये तो पॉजिटिव के लिए हो। दूसरा अब कि मुझे लगता है महेश जी एक बार दोबारा जुड़े तो बेहतर होगा, क्योंकि ऑडियो का प्रॉब्लम आ रहा है। तब तक संजय जी हाँ मैं उसमें कुछ जोड़ देता हूँ। पारिजात जी का सवाल बहुत वाजिब है। उसमें हेलो जी, आप बोले संजय जी। जी मुझे उसमें एक दो चीजें बस ये जोड़नी थी जो महेश जी कह रहे थे कि ये जो अभी जैसे कोविड इन्फेक्शन को ट्रीट करने में, उसको मैनेज करने में भी आयुष पद्धतियों का जो योगदान है, उसको उसी के तहत ये आयुष 64 और काबासुरा कुटिनीर को इंट्रोड्यूस किया गया है देश भर में। और उसको जो क्लिनिकल मैनेजमेंट जो प्रोटोकॉल है उसमें शामिल वो मानी गई है, उसको लिया। और वो उसका आधार है कि बहुत ही रोबस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए हैं देश में कई जगहों पर। उसके बाद, और उसमें CSIR के लोग शामिल थे, उसमें बहुत एजेंसीज शामिल थी, उसके बाद उसको आयुष के लोग तो थे ही, और तब उसकी एफिकेसी, उसका ये ट्रीट करना, असिम्प्टोमेटिक, माइल्ड और मॉडरेट ट्रीटमेंट, कोविड इन्फेक्शन को ट्रीट करने में उसकी एफिकेसी प्रमाणित होने पर उसको उसमें ये शामिल किया गया, और तभी उसका देशव्यापी जो वितरण है उसका अभियान शुरू किया गया। तो ये कि प्रिवेंटिव है ये तो हम जानते हैं, लेकिन इन्फेक्शन के बाद भी वो उपयोगी है ये पद्धतियां, और उसमें ये इसी लिहाज से ये किया गया। एक दूसरा, जैसे अगर हम योग की बात करें तो वो चाहे प्रिवेंटिव हो, ड्यूरिंग कोविड या पोस्ट कोविड, उसमें भी योग का जो योगदान है, उसकी जो उपयोगिता है, वो भी हर कोई स्वीकार रहा है और प्रयोग कर रहा है। तो इस लिहाज से देखें, हर पैथी की अपनी अपनी सीमाएं हैं, और हम मिलकर कैसे जो रोगी है उसके सामने उसको लाभ दे सकते हैं, उन परिवारों को, उसमें देखना चाहिए। और उसमें ये उपयोगिता, आयुष का कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, ये कह सकते हैं आप, और वो उसकी स्वीकार्यता बढ़ रही है ट्रीटमेंट में भी, केवल प्रिवेंटिव। जी बिल्कुल, स्वीकार्यता बढ़ रही है। मैं मदन जी को जोड़ना चाहूंगा। मदन जी क्योंकि लंबे समय तक स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य के जुड़े विषयों से जुड़े रहे हैं, तो उनके मन में भी कुछ सवाल होंगे। मदन जी, आप पूछ सकते हैं। नहीं, काफ़ी ये अच्छी बातें बताई हैं कि किस प्रकार से प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पर हम आयुष पद्धति को ले सकते हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि बहुत सारी आयुष की मेडिसिन जो एक प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल होनी चाहिए, या उनका अप्रूवल उसी रूप में मिला है, लेकिन बाद में बहुत सारे लोग उसको इस तरह से प्रचारित करते हैं कि इसी से इलाज हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ पे और काफ़ी हद तक मिनिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा स्थिति साफ कर पाने में
सफल नहीं रही है। तो इसलिए एक बड़ा कंफ्यूजन है कि ये दवा से इलाज हो सकता है कि इस दवा से सिर्फ एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है, या इससे बचाव के लिए लेनी चाहिए, या फिर जो इलाज हो रहा है उसके साथ साथ इसको इलाज को बेहतर करने के लिए एक सहायक दवा के तौर पे दवा ली जानी चाहिए। इस तरह की स्थितियां, प्रॉब्लम बहुत सारी मेडिसिन को लेकर है, और मैं किसी मेडिसिन का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, और एक कारोबारी ने तो अरबों रुपये इसमें कमा दिए। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को मिनिस्ट्री को क्लियर करना चाहिए कि भाई ये मेडिसिन सिर्फ प्रिवेंटिव है, या ये मेडिसिन सिर्फ एक सहायक मेडिसिन है, ये कोरोना का ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसमें मिनिस्ट्री सफल होती नहीं दिख रही अभी तक। संजय देव जी बताएं इसमें। जी जी, बहुत अच्छे सवाल के लिए धन्यवाद। मदन जी, ये है स्थिति बहुत स्पष्ट है कि आयुष 64 और काबासुरा कोडिनीर, इन दो को इंट्रोड्यूस करने से पहले तक आयुष मंत्रालय ने यही कहा कि प्रिवेंटिव केयर में जो है वो चीज़ें सहायक हैं, ये और उसका नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, इसका मैं बार बार इसीलिए नाम ले रहा था, उसमें भी उसी रूप में उसको शामिल किया गया। एक आयुष 64 और काबासुरा कोडिनीर के लिए ये पहली बार कहा गया अभी हाल में कि ये ट्रीटमेंट के तौर पर, मैनेजमेंट के लिए स्टैंड अलोन और सहायक दोनों तरह से काम ये करती है। और इसको ट्रायल करने के बाद, मैंने उसी का अभी जिक्र किया था कि बहुत रोबस्ट, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, आप थे, मुझे ध्यान है आप थे उसमें, मुझे वो भी ध्यान है। तो इसलिए ये मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन किसमें, जो हॉस्पिटलाइजेशन वाले जो सीवियर पेशेंट्स हैं उसमें नहीं। जितने प्रयोग हुए हैं, जो सिद्ध प्रयोग हुए हैं, जितने क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं, वो असिम्प्टोमेटिक, माइल्ड और मॉडरेट इनमें हुए, और इनमें उसकी उपयोगिता स्थापित हुई है। उतना ही दावा आयुष मंत्रालय ने किया है, और उसी को लेके हम देश भर में उसके वितरण के लिए गए हैं। राज्य सरकारों ने इसको स्वीकारा है, अलग अलग राज्य सरकार में इसको लेकर, इसको अपने वो किट में शामिल कर उसको भी आगे बढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं। तो ये अब उसको उस तरह से, उसका मतलब, क्योंकि ये वैज्ञानिक तथ्यात्मक है, एविडेंस बेस्ड है, तो इसका वो स्वीकारता बढ़ी है। एक दूसरा ये कि जो आप कह रहे थे कि कुछ जो दावे, जो निराधार दावे या आधे अधूरे दावे जो कर रहे हैं लोग, तो उस पर उसकी मॉनिटरिंग का एक मैकेनिज्म है, वो बहुत रोबस्ट है, उस पर लगातार काम होता है, और उसका हमेशा मंत्रालय की ओर से उसके रिबटल्स या उसके खंडन जो हैं वो जारी होते हैं, करते रहते हैं वो लगातार। और तीसरा ये है कि ये जो ड्रग लाइसेंसिंग की पद्धति है वो स्टेट से इशू होता है, तो वो सीधे आयुष मंत्रालय से सीधे नहीं, वो स्टेट किसी भी ड्रग की लाइसेंसिंग का जो है, उसके प्रोडक्शन का वो इशू वो स्टेट से होता है। तो वो स्टेट उसको कहाँ पर किस तरह से कर रहा है, उस पर आयुष मंत्रालय उसको मॉनिटरिंग करता है, देखता कहीं गलत है तो वो कहता है उनसे, उसको रजिस्ट करता है, वो ज़रूर करता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि कुछ ऐसे हैं जो दावे अपने करते हैं, तो वो उसकी स्वीकृति जो है वो स्टेट से मिलती है ड्रग लाइसेंसिंग के लिहाज से। तो वो ये थोड़ा सा एक बारीकियां हैं, बस इतना मैं इसमें भी कहना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन अगर कोई कंपनी ये दावा करती है कि ये मेडिसिन आयुष मिनिस्ट्री से अप्रूव है और ये कोरोना के उपचार के लिए अप्रूव है, ट्रीटमेंट के लिए अप्रूवल है, और उसको आपका मिनिस्ट्री उसमें क्या कर सकती है? अगर कोई किसी ने भी ये दावा जब किया है तो उसको उसी समय उसी पल उसको कहा गया है कि ये आयुष मंत्रालय की स्वीकृति नहीं है। और आप जिसका जिक्र करें उसमें भी ये हुआ था, उसमें WHO की भी बात हुई थी और उस दावे को वापस लिया गया था। ये चीज़ें उस समय हुई थी, अगर आपको ध्यान है, मुझे ध्यान है। तो उसमें आयुष की ओर से जो है वो, क्योंकि लाइसेंसिंग जो है वो स्टेट से है, तो जिस स्टेट में है वहाँ जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, जो वहाँ से ही वो लाइसेंसिंग होगी, स्वीकृति उसकी आयुष मंत्रालय की ओर से नहीं होती। महेश जी उसमें और जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। बिल्कुल महेश जी। जी, मेरा यही कहना है कि दावा तो कई लोग करते हैं और अलग अलग सोशल मीडिया पे कई उन्होंने उपाय बता रखे कोरोना में ये है कि जैसे ही ये मिनिस्ट्री की कमेटी है वो उनको कहा जाता है कि आप इसको वापस लीजिए। जैसे कि अभी संजय देव जी ने कहा, स्टेट गवर्नमेंट की जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है अगर बराबर क्लिनिकल ट्रायल कर रखा था, उसके बाद उनको अगर उन्होंने अनुमति दी है तो वो कर सकते हैं। और यही बात आयुष 64 की थी
कि जब तक इस पे क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ, इम्यूनो बूस्टर के रूप में क्या इम्यूनिटी के रूप में ले सकते हैं, पर जब क्लिनिकल ट्रायल हो गया और CSIR के माध्यम से ये सामने आ चुका है कि कोरोना के जो पॉजिटिव पेशेंट है उन्हें रिजल्ट अच्छा है, तब इसको कोरोना पॉजिटिव के लिए प्रयोग किया गया। तो मिनिस्ट्री भी किसी भी इस प्रकार से स्टेप तभी उठाती है जिसका पूरा प्रमाण उनके पास में है। तो इस प्रकार से ऐसे किसी भी दावे पर हमको विश्वास नहीं करना चाहिए जो ऑथेंटिक नहीं हो। और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने पूरा प्रोटोकॉल दे रखा है जिसमें हम कोरोना के लिए किसको इम्यूनिटी के लिए लेना है, किसको कोरोना ट्रीटमेंट के लिए लेना है और कौन सा प्रोटोकॉल हमको पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट के रूप में सभी उन्हें बता रखा है। हमारे जी मैं इसमें ऐड करता हूं कि आयुष मंत्रालय ने अभी रिसेंटली भी और पहले भी ऐसी वैधानिक चेतावनियां सभी डॉक्टर्स को दी हैं, चाहे वो होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो, कि वो ऐसे कोई टॉल क्लेम्स ना करें कि शर्तिया इलाज हो रहा है। ये कोरोना को लेकर भी है और बाकी रोगों में भी ऐसा ही उनकी चेतावनी, अभी रिसेंटली भी इसको ऐड किया और याद कराया है कि ऐसे बड़े क्लेम्स किसी को नहीं करने। और हर पैथी का अपना स्कोप और लिमिटेशन है, जो लगभग 97% जनता इससे अनिभिज्ञ रहने वाली है, ये हल्के लक्षणों में रहने वाली है। तो वो एक बहुत बड़ी जनसंख्या हो जाती है जब भारत के परिवेश में बात। तीनों पैथियों को आना है और अपने अपने रोल को समझना है। जी बिल्कुल, तीनों पैथियों को आना और अपने अपने रोल को समझना है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जी भी जुड़े हैं। रवि जी, क्योंकि खुद कोरोना का शिकार हुए थे और उन्होंने काफी मेहनत करके अपने आप को ठीक किया है, उनके मन में कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। रवि जी। जी, मैं एक थोड़ा सा व्यापक प्रश्न है। ये तो बात हम कोविड काल की कर रहे हैं और आमतौर पर भारतवर्ष में मैं अपने से मतलब बच्चों की बात फिलहाल नहीं करूंगा, हालांकि कार्यक्रम का हाईलाइट कोरोना और बालक बच्चे ही थे। हम लोग आमतौर पे हमारी पीढ़ी और हमसे ऊपर वाली जो पीढ़ियां हैं वो एलोपैथी को तो जानते ही हैं, आयुर्वेद को भी जानते हैं प्रिवेंटेटिव मेजर्स के तौर पे भी और इलाज के ट्रीटमेंट के लिहाज से भी। लेकिन आयुष मंत्रालय का गठन अब किया गया है तो जो दूसरी पद्धतियां हैं और हम लोग होम्योपैथी को भी थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन उसको भी हम एलोपैथी और होम्योपैथी को हम केवल और केवल इलाज करने वाली पद्धतियों के रूप में जानते हैं। प्रिवेंटेटिव मेजर्स में उतना हम नहीं उनको कंसीडर करते हैं। तो अब जो सिद्ध और यूनानी जो परंपराएं हैं, योग में हमें पता है कि भाई अगर हम शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम च्यवनप्राश खा लें, ये कर लें, वो कर लें। क्या दूसरी जो पद्धतियां हैं, सिद्ध हुई या यूनानी हुई या इवन होम्योपैथी के जानकार भी बैठे हैं, तो क्या इन तीनों पद्धतियों में ऐसी कोई चीजें हैं जिनको आम जनमानस तक पहुंचाने की जरूरत है कि भाई आप बीमार होने से पहले भी अगर योग की तरह या प्रिवेंटेटिव मेजर्स की तरह इनको अपनाएंगे तो इसका फायदा मिलेगा? और अब क्योंकि आयुष मंत्रालय बन गया है तो जन जन तक ये बात पहुंचाने के लिए क्या कोई पोस्ट कोविड प्रयास किए जाएंगे? ऐसी कोई योजना है क्या? रवि जी, आपके जो पहला प्रश्न है पर आप उस पर मेरे ख्याल से महेश जी अगर बात करें तो वो ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद मैं उसमें मैं जोड़ दूंगा। महेश जी, आप कहना चाहेंगे? जी, देखिए अभी जो जी ने किया तो महेश जी का ऑडियो बहुत डिस्टर्ब है। हाँ, ऑडियो में दिक्कत हो रही है। दोबारा जोड़ने का प्रयास करें तो शायद ऑडियो आपका क्लियर हो। विशाल जी, जी मैं विशाल जी, होम्योपैथी का भी जिक्र अभी किया भाई साहब ने, तो आप अपनी बात अगर कह दें उसके बाद में कहना चाहूँगा। जी, मैं मंच के माध्यम से रवि जी को इस बात में बताता हूँ कि आप अभी नहीं थे, चर्चा हुई कि आर्सेनिक एल्बम आयुष मंत्रालय ने ये प्रसारित की कि दवाई लेनी है और ये प्रिवेंटिव दवाई है और ये सबको लेनी है। राज्य सरकारों को भी दिया, राज्य सरकारों ने इसे मान्यता दी और बांटा भी। ऐसे जैसे दिल्ली पुलिस में बताया कि काढ़ा बटा, दिल्ली पुलिस में आर्सेनिक भी, कुछ जगह पे CISF में बांटी।
ऐसे ही मास स्केल पे जनमानस के अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, क्योंकि होम्योपैथी में ही एक ऐसी जीनस एपिडेमिकस करके महामारियों में दवाई निकाली जाती है। जो लक्षण उस महामारी के उस समय पे उपलब्ध होते हैं उसको एनालाइज करके कि ये लक्षण आ रहे हैं, उन लक्षणों के आधार पे एक जीनस एपिडेमिकस निकाली जाती है, और वो ऐसे महामारियों में बाकी लोगों को संक्रमण से बचाने में बहुत प्रभावी हुई है। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। जैसे यूरोप में, भारत में जब भी कभी चेचक की हुई या कभी कॉलेरा फैला, हैजा फैला, तो ऐसे में होम्योपैथी बहुत प्रभावी रूप से सिद्ध हुई है। तो इस बार आर्सेनिक है, और मैंने ये शेयर भी किया, दोबारा इसको मैं नहीं कहना चाहता, कि उसके बहुत अच्छे और एनकरेजिंग रिजल्ट्स आ रहे हैं, जिसको कि लगातार लोग अपना रहे हैं और इससे बचे हुए हैं इस कोरोना से। और इससे पहले भी जो नॉर्मल रोग भी हैं, तो उसमें भी वायरस जब फैलता है, नॉर्मल वायरल भी फैलता है बारिश या मौसम बदलने पे, उस समय भी लोग आके लेते हैं कि जी घर में एक को आ गया बाकियों को ना हो, तो उनको दवाई दी जाती है प्रिवेंटिव। तो ये रूटीन में होम्योपैथी में प्रिवेंटिव का है। और जैसे कि आपने रवि जी कहा कि आयुष मंत्रालय जो है इसके अंदर अभी गठित हुआ है, तो उस गठन के वजह से एक मिनट सुखदेव जी आप जुड़ जाइए, उसका जो गठन हुआ है उससे अब आयुष पद्धति को मान्यता मिल रही है और उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और ये कोरोना ने आके इस अपॉर्चुनिटी को बहुत बड़े लेवल पे खोल दिया है कि जब इतने लोगों तक पहुंचना है और हमारे सीमित साधन है, तो जो बाकी साधन है उनको भी अपना योगदान देने का एक अवसर मिल गया। तो इस अवसर को बाकी आयुष पद्धति के जितने भी चिकित्सक हैं वो उपयोग कर रहे हैं, सेवा में लगे हैं, और जहां भी चाहे ट्रीटमेंट पार्ट में है और चाहे माइल्ड टू मॉडरेट के ट्रीटमेंट में और जो प्रिवेंटिव में। तो जो ट्रेनिंग है वो सीरियस केसेस की, वो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स की एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में है। जब आयुष मंत्रालय हमारे चिकित्सकों को वो ट्रेनिंग देगा तो हम अपने संसाधनों में, अपने हॉस्पिटल्स में ये ट्रीटमेंट स्टैंड अलोन भी करने की स्थिति में आ जाएंगे, शोधों के बाद और ऐसी ट्रेनिंग के बाद। ये मैं ऐसा समझता हूँ जी। रवि जी, आपने आपके प्रश्न के एक दो आयाम और थे। तो आपने ये कहा था कि जो और पद्धतियां हैं, यूनानी है या सिद्ध है, इनमें जो है इनकी उपयोगिता और इनकी उपादेयता, उस पर आपने बात करी। तो कोविड का ही जो पहला दौर था उसमें देश भर में आयुष की ओर से लगभग 120 स्टडीज हुई थी, और उसमें इन सभी पैथीज का जो है जितनी ये स्ट्रीम्स हैं, पैथीज नहीं, ये जो स्ट्रीम्स हैं आयुष की, उनको लेकर स्टडीज हुई थी लगभग 140 सेंटर्स पर। और उसमें से जो है वो आयुष के इन मतलब उसमें यूनानी के शोध थे, उसमें सिद्ध के शोध थे, और उनकी वो एविडेंस बेस्ड स्टडीज थी, और उनके रिजल्ट्स अब जो हैं वो हमारे पास हैं। उनमें से कुछ पब्लिश हो चुके हैं, कुछ बाहर आ चुके हैं, सार्वजनिक भी हो चुके हैं, मीडिया में वैसे आ चुके हैं, साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश होने से पहले भी आ गए हैं सामने। तो उनकी उपयोगिता है और वो उपयोगिता स्थापित हुई है, और वो कोविड से पहले भी थी। अगर कैंसर की भी जैसे बात करें तो उसमें यूनानी पद्धति की अपनी जो उपयोगिता है उस पर प्रमाणित तौर पर काफ़ी उसमें काम, डेटा दोनों चीज़ें हैं। और उसके देश भर में जो यूनानी के अपने केंद्र हैं जहाँ से उपचार होता है, वो वहाँ से उसका हुआ है और वो एविडेंस बेस्ड है। फिर योग का है, कैंसर में ही बात करें, अगर कैंसर की एक बात करें तो देश के नहीं दुनिया के जो अच्छे बड़े हॉस्पिटल हैं, यूरोप के, उसमें अमेरिका के जो बड़े से बड़े हॉस्पिटल, उसमें भी योग को इंटीग्रेशन के साथ, मतलब योग का इंटीग्रेशन हो, इस पर काम हो रहा है और बढ़ रहा है। और अशोक जैनर जी हमारे साथ जैसे हैं ही यहाँ, वो लंदन से जुड़े हैं, तो मुझे लगता है वो भी इस पर कुछ कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेटिव मैनेजमेंट है उसमें आयुष की जो पद्धतियां हैं, उसमें योग है, उसमें आयुर्वेद है, यूनानी है और सिद्ध है, इनका उपयोग ये बढ़ रहा है। मुझे लगता है इस पर अशोक जैनर भी कुछ कह सकते हैं अगर वो। संजय भाई, अल्टरनेटिव मेडिसिन जो एलोपैथिक के अल्टरनेट है ना, अल्टरनेटिव मेडिसिन के स्पेस है, लेकिन वो स्पेस इतनी तेजी से फिलअप नहीं हो पा रहा, क्योंकि हम लोग
अल्टरनेटिव मेडिसिन में अपने हाई क्वालिटी एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाते इंटरनेशनल मार्केट में। फॉर एग्जांपल मेरे को अब हमारी मिनिस्ट्री के बहुत सीनियर ऑफिसर्स मेरे घर आए थे इंग्लैंड में, वो डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास 3000 पब्लिकेशन है आयुर्वेदिक के संबंध में। वो 3000 पब्लिकेशन जब तक आपके इंटरनल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में अपनी इम्पैक्ट नहीं पैदा करेंगे, तब तक वो इंटरनेशनल अटेंशन नहीं ले पाते। तो हमारा जो सिस्टम है एविडेंस प्रोड्यूस करने का, और एविडेंस प्रोड्यूस करके हम इंटरनेशनली दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाए, वहाँ पे हम थोड़ा अभी कमज़ोर पड़ रहे हैं। अल्टरनेटिव मेडिसिन का काफ़ी स्पेस है, क्योंकि पब्लिक चाहती है नेचुरल ट्रीटमेंट, पब्लिक चाहती है विदाउट मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट से बच के नेचुरल तरीके से हम ठीक हो जाए। उसमें हमको एक कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती, एक बार हम उसको सफल पा लेते हैं, दूसरी बार वो सफल नहीं होता। तो उसमें थोड़ा पीछे है, उसमें थोड़ा हम काम करेंगे तो आई थिंक हमारा उसमें इंटरनेशनल मार्केट में स्पेस बढ़ेगा। जी जी जी। रंजन जी हमारे साथ है, मैं एक बार रंजन जी को जोड़ना चाहता हूँ, उनके मन में कोई प्रश्न हो तो वो कर सकते हैं। अच्छा, मेरा सवाल था इन लोगों से कि ये जो वेव की बात हो रही है कि ये दूसरा वेव है, तीसरा भी आएगा, चौथा भी आएगा, तो मुझे यह नहीं पता कि इसका आधार क्या है। क्या जो 1918 में स्पेनिश फ्लू आया था, जो लगभग 2 साल 2 महीने चले और उसमें 4 वेव आए थे, तो उसको एक आधार बनाया गया है, या इसके पीछे 100 साल इसके हो गए हैं? हमारा कोई अभी नया रिसर्च है जिसके आधार पर हम ये बता रहे हैं कि ये 3 या 4 वेव आएंगे? इसका सिंपल ये होता है कि ये जो वायरस है हमारे शरीर के अंदर ही जिंदा रहता है, इसको एक होस्ट चाहिए, शरीर के बाहर ये जिंदा नहीं रहता, और शरीर में भी केवल 10 दिन जिंदा रहता है। ये 10 दिन बाद में इसका डेड पार्ट मिलता है अगर टेस्ट भी पॉजिटिव आता है। अब इसको होस्ट कब तक मिलेगा, इस बेस पे हम कहते हैं पहली वेव, दूसरी वेव, तीसरी। शरीर के अंदर ये ना जा पाए और शरीर के अंदर जाने से पहले रोक दिया जाए, उसका एक ही इलाज होता है वैक्सीन। या तो हम नेचुरल वैक्सीन, जैसे इन्फेक्ट होकर चली गई पब्लिक, अभी हमारे कंट्री में जैसे वेव आई थी, सेकंड वेव में हो सकता है 20-30% पब्लिक नेचुरली वैक्सीनेटेड होगी। दूसरा होता है कि आर्टिफिशियल वैक्सीन जो हम बाहर से इंड्यूस करते हैं एंटीबॉडी। जब तक 60-70% पब्लिक पूरे दुनिया के इम्यून सिस्टम से इसको नहीं रोक पाएगी अंदर घुसने से, तब तक इसकी वेव चलती रहती है। कई बार 5 वेव आती है, 4 वेव आती है। तो इस आधार पर ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि पूरे दुनिया का ग्लोबल एक विलेज समझ लो, अब उस विलेज में कितने लोग इम्यून सिस्टम से तैयार है इसे रोकने के लिए एंट्री से, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगली वेव नहीं आएगी। लेकिन अभी तो हम तैयार है नहीं, थर्ड वेव आने के चांसेस मोर देन लाइकली आएगी। तो ये ब्रिटेन में पिछले साल दिसंबर के लास्ट में सेकेंड वेव आया था, और हमारे यहाँ मार्च में महाराष्ट्र के रास्ते देखा गया कि आया है। तो हम उसी की तरफ प्रेडिक्ट करें थर्ड वेव का, या हो सकता है कि ब्रिटेन से पहले हमारे यहाँ आ जाए? हम लोग 2-3 महीने यूरोप से पीछे चल रहे हैं हमेशा। और इस समय जो मेरा एस्टिमेट है, यह है कि आई मे बी रॉन्ग कि 30-50 करोड़ इंडियन लोग इस समय सेकेंड वेव में इम्यून हो चुके। हर गांव में आप देखेंगे कि 3-4 लोग उससे सीवियरली इन्फेक्ट हुए, बाकी सब इन्फेक्ट होकर निकल गया, पता भी नहीं चला। तो इस तरीके से इस बार इसने रूरल एज वेल एज अर्बन दोनों सेक्टर को इफेक्ट किया है। तो हमारे 30-40% पॉपुलेशन इससे इम्यून हो चुकी है। तो अभी इतनी जल्दी तो नहीं आने वाली थर्ड वेव इंडिया में, आएगी तो यूरोप के बाद ही आएगी। थैंक यू डॉक्टर साहब। अभी हमारे साथ जुड़े हैं मनोज वर्मा जी हैं हमारे साथ। सुखदेव जी का वीडियो दिख रहा है लेकिन फ्रेमिंग नहीं है, तो मैं सुखदेव जी को ले नहीं पा रहा हूँ अभी। मनोज जी, आपका प्रश्न क्या है? आप पूछना अनम्यूट कर लीजिए मनोज जी, अनम्यूट कर लीजिए अपने को। मेरा सवाल यह है कि आमतौर पे तो मैं, अब आ रही है आवाज मेरी? जी आ रही है जी। मैं आमतौर पे एक चीज देख रहा हूँ सोसाइटी में
कि योगा भी कर लीजिए, थोड़ी देर बाद होम्योपैथी भी ले लीजिए, कुछ देर बाद आयुर्वेद भी ले लीजिए, और किसी ने यूनानी की सलाह दे दी तो वो भी ले लीजिए। मतलब मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मैं जानता हूं भारतीय चिकित्सा पद्धति जो है वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं कि काढ़े को लेकर, किसी आयुर्वेद दवा को लेकर, होम्योपैथी की दवा को लेकर तमाम तरह के आमतौर पर सुझाव या भ्रम की स्थिति लोगों में देखने को मिलती है। ये कितनी उचित है स्थिति? कौन देगा जवाब? मैं देता हूँ इसका जवाब, प्रयास करता हूँ। महेश जी पहले दे दें, फिर मैं दे देता हूँ। पहले महेश जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी महेश जी। तो मुझे कहना था, जैसे अभी मनोज जी ने कहा, ये कई जगह व्यक्ति को जो सलाह मिलती है, कई बार तो जैसे अभी 3 चीजों की बात करी कि आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्धा, यूनानी, इवन यहाँ तक कि आसपास के कोई व्यक्ति भी कोई सलाह दे देते हैं कि अभी कोविड के टाइम पे आप ये ले लीजिए, तो व्यक्ति वो शुरू कर देता है। देखिए, कई बार अपन भोजन करते हैं रात को, अगर भोजन करने में 2 चपाती ज्यादा हो जाए तो उसका भी रात भर व्यक्ति काफी परेशान हो जाता है। पानी की क्वांटिटी भी थोड़ी ज्यादा ले ले तो उसका भी शरीर के ऊपर जो है बैड इफेक्ट होता है। तो हर चीज, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो डाइट हो, उन सब की अपनी एक मात्रा है। उस मात्रा, मतलब जब भी अपने को कुछ लेना है तो हर किसी ने एडवाइस दे दिया तब उसको प्रारंभ नहीं करना, प्रॉपर चिकित्सक की सलाह के अनुसार। आयुर्वेद ने अभी जैसे कोविड इसमें आयु 64 के लिए कहा, तो उन्होंने बोला कि अगर आप दूसरी मेडिसिन भी ले रहे हैं तो उसके साथ इसको ले सकते हैं कि उसका ड्रग इंटरेक्शन जो है किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है। तो केवल गिलोय का क्वाद भी अधिक मात्रा में अगर आपने कंटिन्यू ले लिया तो उसके कारण ही शरीर में जलन और वो हो सकती है। इसलिए प्रॉपर वे मिनिस्ट्री ने अपने इसमें ड्यूरेशन लिख रखा। जैसे अभी इसका आयु 64 का है तो उन्होंने बोला ओनली 20 डेज तक लेना है। तो इसी प्रकार से इम्यूनिटी के लिए भी जो चीज बता रखी है, चाहे वो गिलोय का क्वाथ हो, संशमनी वटी है, अणुतेल नस, इन सब के लिए ड्यूरेशन बता रखा है। तो उस ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए चिकित्सक की सलाह के साथ अगर हम लेंगे तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर कोई व्यक्ति आयुर्वेद की कोई औषधि ले रहा है, उसको यूनानी वाला कोई व्यक्ति अगर किसी प्रकार का एडवाइस देता है तो वो उनको पहले बता दे कि मैं ये औषधि ले रहा हूँ, इसके साथ में आपकी मेडिसिन ले सकता हूँ क्या, तो उनको प्रॉपर गाइड करेंगे कि आपको केवल वही लेना है या उसके साथ में दूसरी भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से एलोपैथी की अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं, होम्योपैथी की कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, तो प्रॉपर वे में सही एडवाइस को फॉलो करें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। हर पैथी अपने आप में व्यक्ति की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या चिकित्सा करने के लिए सक्षम है, पर जहां हम बहुत सारा मिक्स कर देंगे तो उसका भी दुष्परिणाम शरीर के ऊपर हो सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ सुखदेव जी जुड़ गए हैं। सुखदेव जी के साथ, क्योंकि आयुष मंत्रालय एनजीओ की मदद दे रहा है देश भर में फैलाने के लिए इसको, सुखदेव जी हैं हमारे साथ। तो किस तरीके से वो सेवा भारती कार्य कर रहा है क्षेत्र में, हमें थोड़ी जानकारी दें, किस तरीके से काम कर रहा है। हाँ, नमस्कार अतुल जी, सभी लोगों को नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? ठीक जी बिल्कुल आ रही है। तो जैसे ही सेकेंड वेव शुरू हुई तो जैसा कि पूरे देश के अंदर है कि सब लोग उतने तैयार नहीं थे और हम भी उतने तैयार नहीं थे जितनी हमने पिछली बार तैयारियां की थी। और लेकिन जैसे ही सेकेंड वेव शुरू हुई तो हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया और हेल्पलाइन के द्वारा हमने कुछ सेवाएं प्रारंभ की। हमने ऑक्सीजन की सेवा प्रारंभ की सबसे पहले, और ऑक्सीजन के सिलेंडर बढ़ाते बढ़ाते लगभग 3000 के आसपास हम सिलेंडरों को लेके गए और उस लोगों की उसमें सेवा की लगभग 211 स्थानों के ऊपर, और हमने ये सेवाएं प्रारंभ की दिल्ली के अंदर। 8 हमने ऑक्सीजन वैन भी चलाई जिसके अंदर बेड लगे हुए थे बड़े कंटेनर में, और इस तरह से लोगों की सेवाएं की। कुछ अजय ऐसे बुजुर्ग जो अकेले रहते थे उनकी भी हमने सेवाएं की। ऐसे लगभग 1445 बुजुर्गों को हमने संभाला, और समाज के सहयोग से, सेवा भारती के सहयोग से 66 एम्बुलेंस हमने चलाई जिसमें 1150 लोगों को हमने हॉस्पिटल में पहुंचाया, 1394 लोगों का, और हम लोगों ने अंतिम संस्कार भी किया। हमसे लगभग 665 डॉक्टर हमसे जुड़े जिनके द्वारा हमने 23,009 लोगों को और परामर्श दिया। इस प्रकार से भोजन का वितरण भी लगभग 25,000 परिवारों को हमने भोजन लगातार दिया जो कोरोना के अंदर ग्रस्त थे। तो ये सब कार्य चलता रहा। लेकिन अब जैसा कि आप सब लोगों की भी चर्चा का विषय है कि तीसरी जो लहर आने वाली है उसकी तैयारी,
तो 2 काम हमारे पास आए। आयुष मंत्रालय ने एक आयुष 64 जो दवा वो लेकर आए, तो हमारी आयुष मंत्रालय से बातचीत हुई और पूरे देश के अंदर सेवा भारती आयुष मंत्रालय के साथ ये काम करेगी मिलकर, ऐसा तय हुआ। दिल्ली के अंदर हमने इसको प्रारंभ किया। 31 केंद्र पूरी दिल्ली के अंदर हमने खोले। सेवा भारती के कार्यकर्ता उन 31 केंद्रों पर सुबह से लेके 9 बजे से और शाम को लगभग 4 बजे तक वहां पर रहते हैं। लोगों को जिनके अंदर कम इस तरह के सिस्टम्स आते हैं, जिनकी कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव है लेकिन लक्षण उनके हल्के हैं, ऐसे सब लोगों को दी जा रही है ये दवाई। अब लगभग पिछले 2 दिनों में ही हमने 25,000 गोलियां विभिन्न जो सुरक्षाकर्मी हैं उनको दी हैं और अब तक लगभग 60,000 गोलियों को हम वितरित कर चुके हैं आयुष मंत्रालय के सहयोग से। इसके अलावा तीसरी वेव को लेकर एक और तैयारी हमने प्रारंभ की है। अभी जो सब लोगों ने जब कभी महसूस की कि बहुत मेहनत के बाद, पूरे दिन की भागदौड़ के बाद गैस का सिलेंडर तो मिल गया ऑक्सीजन का, लेकिन उसको लगाएं कैसे, तो लगाना नहीं आ रहा। रेगुलेटर कैसे लगाएं, कितनी ऑक्सीजन है पेशेंट की, तो उसको कितनी गैस ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, तो ये सब किसी को जानकारी नहीं थी। पैरामेडिकल स्टाफ भी उपलब्ध नहीं थे आसपास। तो ऐसे हेल्थ केयर और जो हेल्प कर सके लोगों को, सेवा दूत नाम से, और हमने एक अभियान चलाया है। रेड क्रॉस, एनएमओ और कुछ चिकित्सक अन्य जो हमारे संपर्क में थे, ऐसे कुछ चिकित्सकों के सहयोग से और एक 10 से 15 दिन का एक कोर्स हमने डिजाइन किया है। अभी तक हमने उसमें 80 बच्चों को, युवाओं को ये ट्रेन किया है कि वो तीसरी वेव के लिए तैयार हो। जहां लोगों को जैसे जरूरत पड़े तो वो वहां पर उनको प्राथमिक जानकारी दे सके। गैस का सिलेंडर, जो ऑक्सीजन का सिलेंडर कैसे लगाना है और उसका थर्मोमीटर से उसका टेम्परेचर चेक करना है, उसको हॉस्पिटल्स के अंदर जाना है, उसको किस चीज़ का ध्यान रखना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, उसको प्राणायाम करना चाहिए, योग करना चाहिए, स्टीम लेनी चाहिए, ऐसा सब मिलाकर एक कोर्स हमने तैयार किया है। और ऐसी है कि तीसरी वेव ईश्वर करे कि ना आए तो बहुत अच्छी बात है। जैसा अपने में से एक तो लोगों ने कहा है कि भाई नहीं आनी चाहिए, और ब्रिटेन से भी 2-3 महीने पीछे हैं, तो हमने सोच रहे हैं कि ना आए तो अच्छा, लेकिन अगर आई तो तीसरी वेव आने से पहले हम आने वाले 3 महीने में दिल्ली में ऐसे 5,000 युवाओं को और इस सब के अंदर हम ट्रेन करने का हमने लक्ष्य बनाया है। और मुझे लगता है कि जैसे आप सब चिकित्सक लोगों का और एक्सपर्ट्स लोगों का हमें सहयोग मिल रहा है, जिस तरह से रेड क्रॉस भी हमारे साथ में आया है, हम ये अपना टारगेट बहुत जल्दी पूरा कर लेंगे। और तीसरी वेव आने से पहले दिल्ली के अंदर ऐसे 5,000 सेवा दूत तैयार होंगे जो बुजुर्गों की देखभाल करेंगे, अकेले लोगों की देखभाल करेंगे, जिसको नहीं आ रहा है। देखिए, हर मोहल्ले में हमने दिल्ली के अंदर लगभग 2,000 बस्तियां हैं दिल्ली में। संघ की दृष्टि से 30 जिले हैं हमारे, संघ की दृष्टि से 175 हमारे नगर हैं। तो ये जो हमारी 2,000 बस्तियां हैं, प्रत्येक बस्ती के अंदर और इस तरह के कार्यकर्ता 3-4 4 कार्यकर्ता ऐसे एक्सपर्ट लोग तैयार हों जो तुरंत लोगों को हेल्प करने के लिए पहुंच जाए। ऐसे हमने अभियान प्रारंभ किया है और आप सबके सहयोग से दिखता कि हम इस लक्ष्य को बहुत जल्दी पूरा करेंगे। जी वाह, बिल्कुल। बहुत एक तैयारी के लिए भी जरूरी है कि इस बार हमारे पास ट्रेन हाथ हो। मदन जी कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे? नहीं, मैं सिर्फ एक बात मैं बताना चाह रहा था, बल्कि कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअली जो ये तीसरी वेव आएगी या नहीं आएगी इसकी बात चल रही है, तो इसमें जो मेजर फैक्टर है वो इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वायरस में आगे कोई चेंज होता है या नहीं होता है। अभी जो दूसरी लहर चल रही है उसमें जो वेरिएंट हैं, एक डबल वेरिएंट है जो कहते हैं पहले इंडिया में मिला, एक यूके वेरिएंट है जो यूके से यहाँ आया, एक साउथ अफ्रीका वेरिएंट है उसकी वजह से हुआ। तो जो वायरस पिछली लहर में था, जो पहली लहर में था, तो वो वायरस इस बार इन्फेक्शन नहीं फैला रहा है। इस बार एकदम दूसरे वायरस आ गए हैं। अब तीसरी वेव का सारा इस बात पर निर्भर करता है कि जो तीसरी वेव में वायरस में कोई चेंज होता है या नहीं होता है। और वायरस में चेंज भी 2 तरीके से हो सकता है, या तो वो चेंज होकर कमजोर हो जाएगा या वो पहले की से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। पिछली बार की तुलना में वायरस इस बार ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था, इसलिए उसका असर ज़्यादा देखा गया, ज़्यादा बीमारी फैली और डेथ भी ज़्यादा हुई और बहुत सारी दवाइयों का असर भी उस पर कम हुआ। अब हमें ये देखना होगा कि क्या इसमें चेंज आते हैं या नहीं आते हैं। ये आरएनए वायरस है, इसमें बहुत तेज़ी से चेंज आते हैं, इसलिए ये डर है कि तीसरी लहर आ सकती है। दूसरी जो बात है कि जैसे पिछली बार जो पहली लहर आई थी
उसमें जो सीरो सर्वे हुआ था दिसंबर में, उसमें ये पाया गया था कि भारत की 26% आबादी को वायरस छू के निकल गया है। इस बार अभी सीरो सर्वे नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम जो आंकड़े हैं, मैक्सिमम आंकड़े हैं, जो पीक के आंकड़े हैं, वो पहले से 4 गुना है। पिछली बार करीब 1 लाख करीब लोग मैक्सिमम इन्फेक्टेड हुए थे, इस बार वो 4 लाख से ऊपर चले गया। तो अगर हम उसको कंपेयर करते हैं तो ये मान के चलिए कि 26 करीब 4 गुना, 3 से 4 गुना ज़्यादा, 50-60% लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो 50-60 लाख लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं और कुछ लोग टीका भी ले चुके हैं। तो इस वायरस के चलते इस वायरस से तीसरी लहर तो नहीं आएगी, लेकिन अगर इसमें चेंज होता है तब वो तीसरी लहर आने का खतरा ज़्यादा है, ये मेरे विचार है। जी, मुझे लगता है कि एक तो समय बहुत हो गया है, लेकिन फिर भी संजय जी एक बार आप इसको समअप करना चाहें तो एक बार समअप कर सकते हैं इस पूरे विश्लेषण को। मैं एक दो चीज़ें, उससे पहले 2 छोटी सी बातें उसमें और कहना चाहूँगा, क्योंकि वो 2 प्रश्न आए थे, वो नहीं तो अनुत्तरित से रह जाएंगे। और संक्षेप में कि आयुष की ओर से जो इसको अशोक जी ने कहा था, अशोक जैनर जी ने, कि जिस तरह से प्रयास जैसे होने चाहिए उस तरह से वो एविडेंस बेस के वो उस तरह से नहीं हो पा रहे हैं। तो उसमें ये ज़रूर देखा जाना चाहिए कि जो आयुष का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो उसमें चिकित्सकों की जमात है, और उसमें ये देखना चाहिए कि बाकी हम जो मॉडर्न पैथीज में उसमें साथ में जिस तरह से और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस रिसर्च में जिस तरह से जुड़ते हैं, उस तरह से उतने बड़े स्तर पर, उतने बड़े तरह से आयुष के साथ भी जोड़े जाने की ज़रूरत है। जो प्रक्रिया ये पिछले 7-8 साल में शुरू हुई है और आगे बढ़ी है, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखकर, मतलब वो है, एक तो ये चीज़, इस पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखने की ज़रूरत है। दूसरा, जो इसकी बढ़त है या जो इसकी जो उपयोगिता है, उसके कुछ जो उसके जो अच्छे लक्षण हैं उसमें, जैसे आप अगर WHO जो है वो ये कह रहा है कि जो ग्लोबल सेंटर है ट्रेडिशनल मेडिसिन का, वो भारत में ला रहा है। वो योग का तो स्वाभाविक तौर पर भारत में आएगा ही था, वो शुरू से है, 2013 से है। लेकिन अभी जो आया है WHO की ओर से कि ग्लोबल सेंटर ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, और उसमें जितना काम हो वो भारत से शुरू हो, तो ये उसके बढ़ते हुए काम का और बढ़ते हुए वैज्ञानिक पद्धति से बढ़ते हुए काम का एक वो प्रतीक और उसका एक संकेत है। दूसरा, जो अभी मदन जी ने जो बात कही कि ये जो इसके जो म्यूटेंट हैं वो किस तरह से व्यवहार करेंगे, ये थोड़ा सा अपने आप में अनप्रिडिक्टेबल है, और हमें उसके हिसाब से तैयारी, प्रिवेंशन की, उसके लिए अपने को तैयार करने की जरूरत है। और वो मिलकर ही तैयारी वो संभव है, वो किसी एक से होगी ऐसा नहीं है, किसी एक से मतलब किसी एक पैथी से। तो ये हम सबका मिला हुआ प्रयास और बहुत कंसर्टेड प्रयास, उसकी ज़रूरत है, और एविडेंस के साथ आगे बढ़ने की बात है, और उस पर काम लेकिन हो रहा है। आयुष अपने स्तर पर कर रहा है, मॉडर्न मेडिसिन में अपने स्तर पर हो रहा है। और इसमें मैं चाहूँगा कि अंतिम रूप से एक टिप्पणी जो है हमें अशोक जी से भी इस पर लेनी चाहिए, मदन जी ने जो बात अभी उठाई। संजय जी, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि यही हमारे पास रास्ता है, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, कि हमें अच्छे एविडेंस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, अच्छी रिसर्च टीम लानी पड़ेगी, वर्ल्ड मार्केट में घुसने के लिए वर्ल्ड लेवल के स्किल्स होनी चाहिए, वर्ल्ड लेवल का प्रोडक्ट होना चाहिए हमारा। और यही रास्ता जो आप बता रहे हैं, यही रास्ता हमारे लिए है, और इसमें हमारे पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है पूरे वर्ल्ड को दिखाने के लिए, पूरे वर्ल्ड को अट्रैक्ट करने के लिए। वी हैव ए पोटेंशियल, और हम राइट ट्रैक पे चल रहे हैं। आई डू एग्री विद यू 100%। अतुल जी, मैं लास्ट एक बात और जोड़ देता हूँ। ये इसी चर्चा के माध्यम से जो मनोज जी ने प्रश्न किया था कि सबके बारे में है लेकिन प्रामाणिक जानकारी कहाँ से है, तो इस तरफ जो साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड रिसर्चेज आ रही हैं वो समय समय पर प्रकाशित भी हो रही हैं। और भारत सरकार के भी आयुष मंत्रालय ने एक हेल्पलाइन नंबर 1443 इसको लॉन्च किया है, पूरे भारत में ये चलता है। ऐसा ही सामाजिक संस्थाओं में सेवा भारती ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक संघ की तरफ से एक और हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है, जिसमें होम्योपैथिक डॉक्टर्स 12 घंटे सेवा देते हैं। आयुष मंत्रालय की सेवा में 16 घंटे का शायद समय है, सुबह 6 बजे से रात में 12 बजे तक, 18 घंटे। तो ये प्रयास सरकार के
और सामाजिक संस्थाओं के यूनिफाइड वे में इस आपदा के अंदर आने से शक्ति जो है बहुत बढ़ गई है। सारे चिकित्सक इस विषय पे बहुत संजीदा रूप से ध्यान दे रहे हैं। ये दो हैं। दूसरा जो नंबर है वो सेवा भारती और जो RHS का है वो 8810006666। तो ये दो सरल नंबर है जो अभी प्रसारित हो जाएंगे। ये 12 और 18 घंटे सेवाएं चल रही हैं। जो भारत सरकार की सेवाएं हैं उसके अंदर तीनों सभी पैथियां हैं आयुष की, और जो सेवा भारती की है उसमें एलोपैथिक और होम्योपैथी, ये दो आप उसमें ऑप्शन चुन के उसमें कनेक्ट हो सकते हैं और प्रामाणिक जानकारी, किसी दवा का कोई टॉल क्लेम है उसके बारे में पूछ सकते हैं या कोई उपचार पूछ सकते हैं। तो प्रोटोकॉल के अनुसार ही उसमें आपको सलाह दी जा रही है। तो ये एक बड़ा प्रयास समाज का और सरकार का सम्मिलित रूप से हो रहा है। आयुष वाला जो है वो काउंसलिंग हेल्पलाइन है, काउंसलिंग उसका फोकस है, उसका काउंसलिंग है। और जो सेवा भारती वाली है उसमें काउंसलिंग भी करेंगे और उपचार में जो सलाह मांगेंगे इम्यूनो बूस्टर का वो भी उसमें देंगे। और कुछ दिनों में हम उसमें आयुर्वेदिक सेवाएं, यूनानी और सिद्धा भी जोड़ेंगे आने वाले समय में। तो लगभग 100 के करीब अभी उसमें चिकित्सक जुड़े हैं। जी, मुझे लगता है कि जिस विषय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि तीसरी लहर, बच्चों पर उनका प्रभाव और किस प्रकार से पत्रकारों के लिए भी हम कुछ सुझाव दे सके, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात का चिंतन मनन करेंगे कि किस तरीके की चीजें हैं। इस पर कुछ और विश्लेषण कर हम इन्हीं हेल्पलाइन नंबरों के साथ या बाकी चीजों के साथ हम पत्रकारों को आपके साथ डायरेक्ट कनेक्ट कर सकें, इसका भी हम लोग प्रयास करेंगे। और ये जो लहर की बात हम कर रहे हैं, इसमें एक बात जो समझ में आई कि सावधानी में ही सुरक्षा है। अपनी तैयारी करके रखें, फिर कुछ भी आता है देखा जाएगा। अभी जैसी लापरवाही दूसरी लहर में हो गई उस तरीके की लापरवाही ना करें, क्योंकि ये सबका एक संयुक्त दाव है। और मुझे लगता है कि हमने पत्रकारों को इसमें जोड़ा था, हमारा भी एक दायित्व बनता है और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जो बातें, जो चर्चा आज हमने की है वो किस प्रकार से हम अपनी कम्युनिटी में स्प्रेड करें, किस तरीके से इनको और माध्यमों में जोड़ें ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। मुझे लगता है कि इस उपयोगी चर्चा में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। महेश जी का, संजय जी का, विशाल जी का और अशोक जी का, जिन्होंने लंदन से समय निकालकर हमारे साथ जुड़े और इसमें जानकारी हमें दी। मदन जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। बाकी हमारे जो पत्रकार साथी इस पूरी चर्चा में, रवि जी, मनोज जी जुड़े, रंजन जी जुड़े, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। कुछ साथी ऐसे हैं जो इंतजार करते रह गए, लेकिन क्योंकि बहुत समय हो गया था अब हम उनको नहीं जोड़ पा रहे हैं। विकास जी इंतजार कर रहे हैं, पर मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि वो हमारे साथ जुड़ने के लिए आए। मुझे लगता है आज की चर्चा में तो हम यही समाप्त करते हैं। और फिर इसमें अगर कोई और सहायता पत्रकारों की चाहिए हो, संजय जी हैं मीडिया सलाहकार हैं, तो हम लोग चाहकर जुड़कर हम जो सहयोग दे सकते हैं, मैं आश्वासन देता हूं कि आप हम लोगों की मदद दे सकते हैं इस चीज को स्प्रेड करने में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इस हफ्ते में ही आपके पास आएंगे और हम शुरू किया है। अभी पहले प्रेस क्लब से बात करी है, वहाँ पर एक कैंप लगाने की बात कर रहे हैं और विमेन प्रेस क्लब में भी, और इस तरह से फिर उसके बाद अगर संभव होगा तो संस्थाओं, मतलब अपने जो अलग अलग संस्थान हैं, मीडिया संस्थान, उनमें जाकर भी करने की अपनी तैयारी है और उसको कर ही रहे हैं। बाकी और जो तरीके होंगे उसमें भी करेंगे जरूर जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें जो भी हम लोगों का भी सहयोग लगेगा वो हम लोग देने के लिए तत्पर हैं, क्योंकि ये देश के लिए कार्य है, सामाजिक कार्य है, तो हम लोग इसमें आपके साथ जुड़ना चाहेंगे। मनोज जी की ओर से मैं वैसे ही आश्वासन दे रहा हूँ। मनोज जी, आप भी कुछ कह दीजिए। नहीं, अतुल जी, आपने जो प्रयास किया आयुष मंत्रालय के साथ, संजय जी और तमाम लोगों ने मिलकर जो जानकारी दी, और खासतौर से मीडिया में कई तरह के सवाल इस तरह के उठ रहे थे कोरोना काल में। देखिए, हम लोग तो टेक्निकल चीजों को बहुत ज्यादा जानते नहीं है, जो आप लोगों से ज्ञान मिलता है उसी के आधार पर समाज को जागरूक करने का और सकारात्मक खबरों के साथ एक समाज में ऐसा वातावरण बने जो भयभीत करने वाला नहीं हो, ये हमारा मकसद है। और मीडिया एसोसिएशन फॉर सोशल सर्विस का भी एक ही मकसद है कि समाज जागरूक हो और स्वयं की भी रक्षा करे और पूरे समाज और राष्ट्र की भी रक्षा हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।
जी बहुत धन्यवाद। जी जी बिल्कुल। महेश जी आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। विशाल जी आपका धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। अशोक जी आपने समय निकाला, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी हार्दिक धन्यवाद। संजय जी आपकी वजह से ये एक बड़ी दिलचस्प चर्चा संभव हो सकी, आपका भी धन्यवाद। और मनोज जी आपका भी धन्यवाद।